खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। और हमारी गपशप का सिलसिला जो है कामरान मेहदी साहब से जारी है। ब्रेक पे आप लोग जाते हैं लेकिन हम अपनी गुफ्तगू जो है उसे कंटिन्यू रखे हुए हैं। एक दोस्त कह लें, एक साथी कह लें, मैं चाह रही हूँ कि आप खुद तारुफ कराएं रईस मर्चेंट साहब का। हम तो इन्हें जानते हैं एक ऑर्गेनाइज़र एंड कोऑर्डिनेटर के तौर पे। जी, रईस मर्चेंट साहब जो हैं ये 25 साल शिकागो में रहे और मेरी इनसे दोस्ती तकरीबन 18-20 साल की है। और उसके बाद फिर ये अभी यहाँ पाकिस्तान 6 साल से यहाँ पाकिस्तान में इन्होंने अपना बिज़नेस किया हुआ है। तो शो बिज़नेस से इनका ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मेहदी हसन से इनका बड़ा पैशन है सुनना, और हमारे घराने से और बिल्कुल फैमिली की तरह। तो इनकी ख्वाहिश थी कि कामरान जब भी आप पाकिस्तान का कुछ करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो पूरा कोऑर्डिनेट करूँ आपके लिए। और पिछली बार इन्होंने सारा कोऑर्डिनेट किया, तो जैसा मैंने बताया कराची से पेशावर तक सारा लाइन अप किया इन्होंने। इस बार भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अब ये ऑर्गेनाइजिंग की तरफ भी आ रहे हैं। और लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि छोड़ा ही क्यों? क्योंकि रईस साहब मतलब ये तो काम ऐसा है कि एक दफ़ा आपने करना शुरू कर दिया और शिकागो में रह के फिर वापस आना। क्या छोड़ा क्यों? मतलब प्रमोशन का काम, इवेंट्स का काम। आई नेवर डिड प्रमोशन इन माय लाइफ। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैंने इनके लिए किया है, और वो भी इसलिए किया है कि मेरे जहन में ये था कि इनको एक ऐसा सॉलिड फ्रेंड चाहिए जो इनके लिए सिंसियरली काम करे। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके अपने मफादात होते हैं, तो इनसे जो मेरी पर्सनल रिलेशन है उसका तकाजा था कि मैं इनको हेल्प आउट करूँ। और इनका जो ये पैशन है, जो ये अपने वालिद साहब को प्रमोट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में गज़ल बैठती जा रही है, बल्कि दुनिया भर में, क्योंकि गज़ल गाने वाले कम हो गए हैं, तो सुनने वाले कम नहीं हुए। ये एक हैरत अंगेज़ बात है। ऐसा नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि सुनने वाले कम हो गए, दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे अभी सुनने वाले मौजूद हैं। इनके शोज़ में आप देखें कि तादाद लोगों की बताएगी। तो ये जो मेहदी हसन, रिवाइवल ऑफ मेहदी हसन थ्रू हिज सन, ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं मेहदी हसन को भगवान मानता हूँ, अवतार मानता हूँ, और मौसीकी का तानसेन मानता हूँ। तानसेन को तो किसी ने नहीं सुना, लेकिन अगर तानसेन कोई होते तो वो मेहदी हसन ही होते। अच्छा, तो फिर आपका शिकागो में जो इतना अरसा गुजरा है उसका ताल्लुक कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री से या कुछ नहीं था? या आपका मोहब्बत का एक ताल्लुक और रिश्ता जो कि इनके साथ वो हुआ? अच्छा, अब चलिए मेरे लिए ये बात बड़ी अचंभे की जो मैंने आपसे पूछा कि एक शख्स जो इतना ज़िंदगी का अरसा बैरून मुल्क गुजारता है, वो फिर वतन वापस जब आता है तो क्या सोच के आता है कि अब क्यों मैं वापस जा रहा हूँ, या क्या सोच होती है? एक्चुअली वतन तो बहुत याद आता है। जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं उन सब में से किसी से भी पूछिए कि वतन तो बहुत याद आता है। और यहाँ पर जो एक ब्लेंड होता है लाइफ का, वो हमें वहाँ नहीं मिलता। वहाँ एक बड़ी प्रोफेशनल लाइफ और बड़ी एक लगी बंदी रूटीन से चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बैठ गए, पठान की होटल पे चाय पी रहे हैं, वहाँ ऐसा एक जो माहौल है। खैर ये तो एक हो गई एक नेचर की बात कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस तरह, लेकिन कुछ रोज़ी रोटी का भी होता है कि अल्लाह ने यहाँ रोज़ी रखी हुई है, अब यहाँ आगे कर रहे हैं काम। सही। आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अब इवेंट्स कामरान मेहदी साहब के लिए, तो आपको क्या सूरत हाल का सामना है? वॉज इट अ गुड एक्सपीरियंस या कुछ मुश्किलात भी आई हैं? देखिए, दुनिया का कोई काम मुश्किलात से मुबर्रा नहीं है। मुश्किलात तो हर काम में आती हैं, इनके साथ भी आ रही हैं, और रफ्ता रफ्ता वो रेक्टिफाई होती जा रही हैं। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। 15 दिन में 11 शो किए, कराची से लेके पेशावर तक, जिसमें छोटे शहर भी हैं। और एक दिलचस्प बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा, ऐसा नहीं है कि गज़ल लिसनर ख़त्म हो गए। इनके हर शो में पैक रहा हॉल, और इससे ये साबित हुआ कि गज़ल को सुनने वाले अभी हैं। तो मुश्किलात के साथ साथ अब आसानियाँ भी आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड। और अगला नेक्स्ट 6 मंथ में जो प्रोग्राम होंगे वो इससे ज़्यादा बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। क्या डिफरेंस होता है जब आप पाकिस्तान में इवेंट कर रहे होते हैं या पाकिस्तान से बाहर कर रहे होते हैं तो वहाँ भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मिजाज और लिसनिंग और पाकिस्तान में रहने वालों का कुछ डिफरेंस होता है? जी, मेरा ख़्याल है कि मोहब्बत एक्सप्रेस करने का जो एक अंदाज़ है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे बड़ी अपनाइत मिलती है,
और वो ऐसा लगता है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मेहदी हसन का बेटा हूँ या मैं जो गा रहा हूँ वो है, उसके साथ साथ उनके एप्रिसिएशन में एक फ़ख्र होता है कि ये हमारे मुल्क के इतने बड़े लेजेंड के बेटे हैं। और मतलब मेहदी हसन लोग बड़े फ़ख्र से ये मानते हैं। मतलब मेरे वालिद साहब इक्वली पॉपुलर थे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में, बांग्लादेश में, सब जगह। लेकिन जब कभी ऐसी बात आती है तो पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हमारे मेहदी हसन तो हमारे हैं, आप क्या बताइए। तो उस लेवल के, हालांकि उनके बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सारे भी वालिद साहब के मद्दाह थे। मैंने अपनी खुद आँख से देखा और एक्सपीरियंस किया कि जब हिंदुस्तान हम जाते थे, सुबह जिस भी स्वीट में ठहरे होते थे तो 11 बजे से वहाँ सारे जो नामी गिरामी फ़नकार हैं, जगजीत सिंह, हरिहरन, पंकज उदास, अनूप जलोटा, राजकुमार रिजवी, आई मीन 7, 8, 10 लोगों का, वो सुबह से आके बैठ जाते थे 11 बजे से। और वालिद साहब जब फ्रेश होके जब रूम से बाहर आके, वो स्वीट होता था जो लिविंग रूम में आके, ड्राइंग रूम में आके बैठते थे, वो सारे घेर के नीचे ज़मीन पे पैरों में और इधर उधर बैठ जाता है। फिर सारा दिन म्यूज़िक की बात होती रहती थी। मतलब वो सब उनके इतने मद्दाह थे कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने की उनके ये था कि हमें बस मेहदी हसन साहब से जो टाइम मिल जाए तो वो है। तो प्यार उनका भी उतना ही है, सारी दुनिया में मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है। पाकिस्तान के लोगों से ख़ास एक लगाव भी आ जाता है बीच में कि भाई हमारी ज़मीन है, हमारे मतलब मेहदी हसन पाकिस्तान की मिट्टी से बने, तो वो एक डिफरेंस आया था। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आपने ख़ुद कहा, अभी जिक्र कर रहे थे आप, जो सताइश है या फ़नकार की कदर है, कदर व कीमत, वो हिंदुस्तान का रवैया जो है वो उसमें बिल्कुल फ़र्क है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बेकदरी का थोड़ा सा एलिमेंट है। चढ़ते सूरज को तो सब पूछते हैं कि जब आपको एक आप पीक हैं, अपने अरूज पे हैं, तो तब तो सब आपके साथ हैं। लेकिन ज़रा सा भी कुछ हालात ऊपर नीचे हों, या फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, एक हीरो के बाद दूसरा हीरो आ गया, तो वहीद मुराद जैसा हीरो जो है वो मतलब दुनिया से कैसे गए। सो ये जो एक ट्रीटमेंट है हमारा, जो कि हमें नज़र आता है, मुसलसल है, किसी एक के साथ नहीं है, ये एक रवैया है। आप इसको कैसे देखते हैं एक फ़नकार के तौर पे? नहीं, ये आपने बात बिल्कुल सही कही। ये हमारा एक अलमिया है कि चढ़ते सूरज की पूजा वाली बात है कि हमारे फ़नकार वेल टेकन होते हैं, बहुत अप्रिशिएटेड होते हैं, दुनिया उनको बहुत पजीराई देती है। लेकिन हर इंसान जो आया है दुनिया में वो उरूज को ज़वाल है, डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, एज फैक्टर होता है। तो फिर वो वहीद मुराद साहब के आपने एग्जांपल दी, लेकिन बहुत सारे हमारे फ़नकार हैं जी जो उनका बड़ा नाम था और फिर मैं उनको ऐसे ऐसी हालत में मिला कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये वो आदमी है। तो मतलब उनके, अब वो उनके लिए सबसे बड़ा डिलेमा उनका ये होता है कि वो जिस मकाम पे बैठे होते हैं या जिस तरह का उनका एक उनकी वैल्यू होती है, उस पे वो कुछ उससे नीचे का काम नहीं कर सकते वो। और हालात ऐसे होते हैं कि उनके पास चॉइस कोई नहीं होती। तो ये ज़रूर आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कि है। और हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है कि और इवन के उन्होंने कवानीन के ज़रिए भी इसको इंश्योर किया हुआ है। आपको लगता है कि मेहदी हसन खान साहब ने, जैसे आपने कहा, कितने हज़ार गाने, 54,000 गाने, 1950 की कैलकुलेशन आप ये बता रहे हैं, 1984 की। तो अब आप ये सोचिए कि अगर उन गानों की रॉयल्टी ही मिलना शुरू हो जाए, जी तो सूरत हाल क्या हो वहाँ पे। तो तमाम आर्टिस्ट जो हैं, भले वो एक्टर हैं, भले वो सिंगर हैं, उन्हें रॉयल्टीज़ मिलती हैं। अगर वो एक वक्त के बाद काम नहीं भी कर पा रहे, तो उनका किया हुआ काम, जिसको कि लोग सताइश कर रहे हैं, वही काम जो है जिससे लोग अर्न कर रहे हैं और जिसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसी से उनको इनकम जो है शेयरिंग मिलती है, जिसका नाम रॉयल्टी है। पाकिस्तान में, हाँ, दुनिया भर में ऐसे। और पाकिस्तान में कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि आर्टिस्ट को उसके काम का वन टाइम मुआवजा देकर तो आप उसको किल कर देते हैं, और जब आपका दिल करता है आप उन कैसेटों को उठा के पीछे फेंक देते हैं, और आप बिल्कुल फरामोश ही कर देते हैं कि वो कुछ क्या काम किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये कितना जुल्म है बहुत। और हमारे यहाँ क्योंकि कॉपीराइट्स का चक्कर नहीं था। अब एक बात मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ का इदारा है EMI जी, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो आर्टिस्टों को काफ़ी ढूंढ के जाके वो रॉयल्टीज दे रहे हैं। वो मेरे लिए बड़ी एक हैरत की बात थी। मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में भी
3-4 साल में कभी एक दफ़ा वालिद साहब कहते यार ये मैं जा रहा हूँ, क्यों, वो रॉयल्टी का चेक उठाना, तो वो उस ज़माने से ही करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो वो इतनी उनकी काविशें, इतनी वो फ़नकारों की पजीराई के लिए जो उनकी रॉयल्टी का वो ऑनेस्टली जो लोगों को दे रहे हैं, वो मैं समझता हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। और लेकिन वो बात आपकी सही है कि दूसरे मुल्कों में अपने लेजेंड्स को प्रिजर्व करते हैं वो लोग, उनकी डिग्निटी और वो सारा जो ना, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये अलमिया है। और ये अलमिया जो है इसका ये ख़त्म होना चाहिए, तो ही फ़नकारों की हालत इज़ार बेहतर होगी ना। लफ्ज़ी एप्रिसिएशन जो है वो तो मान ही नहीं रखती अगर आपके एक्शंस जो हैं वो उसके सपोर्ट में नहीं। अगर हम मानते हैं कि हमारे फ़नकार जो हैं वो हमारे मुल्क का रोशन चेहरा हैं, ये हमारे मुल्क को मुतारिफ़ कराते हैं, तो हमें उनकी कम से कम कदर कीमत भी तो मुनासिब रखनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप जौहर की कदर ना करें और आप समझें कि वो कायम भी रहे और उसकी आबोताब भी वही रहे। ये वजह है जो अभी जिक्र कर रहे थे रईस साहब भी, कि गाने वाले लोग जो हैं वो जब देखते हैं कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जो है ये रवैया है, तो फिर हम कैसे इसमें सरवाइव करेंगे। एक शायद छोटा सा ऐड करूँगा मैं कि इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना सिंगिंग या फनकारी में, अदाकारी में, एक ऐसा है कि आप इंडिया कल्चर और रिलीजन वाइज उनकी थिंकिंग और उनका जो कल्चर है, उनके ओढ़ने बिछोने में गाना और ये सब चीज़ें शामिल हैं। हमारे यहाँ कल्चर ब्लॉक करता है, हमारा जो रिलीजन है वो इसको स्टॉप करता है। तो इस वजह से कुछ हर्डल्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में वो मकबूलियत नहीं है मौसीकी को जो इंडिया में। बिल्कुल सही, मकबूलियत तो शायद है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कम से कम रॉयल्टीज़ तो देना शुरू करें ना, ताकि चीज़ें जो हैं वो आसान हो, बेहतर। अब आपकी कोई गज़ल है, मुझे यकीन है कि अब आप जब काम कर रहे हैं आप भी तो अपना गा रहे हैं, जी उसको कैसे अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर रहे हैं, और वो क्या फिर राइट्स उसके रिजर्व हैं? उसका दुख भी होता है मुझे। मेरी 9 एल्बम्स हैं जो रिलीज़ हो चुकी हैं, जिनमें से 6 ऐसी हैं जिनमें मेरी अपनी कंपोजिशंस हैं। तो मेरी लास्ट एल्बम बोलती आँखों के नाम, वो 2019 में हिंदुस्तान की कंपनी सारेगामा से रिलीज़ हुई। तो मोस्टली मेरा काम हिंदुस्तान से रिलीज़ होता है। पाकिस्तान में वो उस तरह के लेबल्स नहीं रह गए अब। वो लेबल्स वैसे नहीं रह गए, और कंपनीज़ वैसे कुछ स्ट्रगल भी है लोगों का यहाँ पे, उतने लेवल पे काम नहीं हो रहा जिस तरह हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज वे में पूरा म्यूज़िक और वो सब लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में शायद अब चेंजेस आ रहे हैं, लोग कंपनीज बना रहे हैं, और लोग अब स्पेशली सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है इसमें। पहले एक पूरी एल्बम हुआ करती थी 10 गज़लों की या 8 गज़लों की, अब ये कि वो सिंगल्स जो लेबल्स बनते हैं उनका सारा वीडियो भी ऑडियो भी, और अब किसी एक कंपनी के मोहताज नहीं, अब सोशल मीडिया पे आती तो सारी दुनिया में वायरल हो जाती है, तो उससे बड़ा फ़र्क आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी कि साथ साथ अब हम कुछ गज़लें भी आपसे सुने जी जो आप हमें सुनाना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है आपके साथ सपोर्ट में, ऑडियो भी नहीं है, हम डिफरेंट अपने सिंगल जो टॉकिंग माइक है उसके ज़रिए से ही आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन क्या करें, जी जी, फिर भी सुनने को दिल कर रहा है। और फिर फनकार जो है वो शाम का राजा होता है, और आपका मॉर्निंग शो होता है, तो वैसे ही सो के उठ के सुबह आके, तो लेकिन ये कि आज का तो खैर मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ। मैं जब आता हूँ तो उसमें ये होता है कि अब ये तो प्रॉपर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये कि लोगों की मोहब्बत है, तो मैं कुछ 2-2 लाइनें मशहूर चीज़ों की सुना देता हूँ, बीच बीच में हम बात करते रहेंगे, सुनाता रहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो
एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह वाह, ये बहुत खूबसूरत गज़लों में से एक गज़ल है जी जी, बहुत पॉपुलर जो है। बहुत पॉपुलर है। हाँ, किसी भी शो में हमें हमारी जान ही नहीं छूटती जब तक ये और इसी तरह की और चीज़ें। और चीज़ें कौन सी हैं जो इसी तरह की जो आपसे फरमाइश की जाती अब हैं? जैसे वो है बज़मी साहब की जो कंपोज की अहमद फराज साहब की गज़ल है, गगरे गरे रे पामा मरे गगरे रे दनी मदनी रे गरे सा, रंजिशे सही दिल है दुखाने के लिए रंजिशे सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सही दिल है दुखाने के लिए रंजिशे सही। वाह वाह, वाकई ये भी बहुत मकबूल गज़लों में से एक गज़ल है। ये जो ज़माना है जिसकी गज़लें हम गा रहे हैं कि शायर लिखते थे और कोई भी गज़ल जो मकबूल होती थी वो ये होती थी कि उसको मेहदी हसन खान साहब ने गा लिया है, जी ऐसा ही, या ये कि वो मतलब ये गज़ल जो है मंज़र आम पे आती थी और वहाँ से वो जो है शायर का कलाम भी हिट हो जाता था। आप समझते हैं कि ये प्रोसेस जारी है आजकल, या लिखने वाले उस तरह का नहीं लिख रहे, या गाने वाले उस तरह से उसको नहीं पेश कर रहे, या प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, सुनने वाले नहीं हैं, जो रईस साहब कह रहे हैं कि सुनने वाले तो हैं? नहीं, शोरा तो खैर है, आज भी बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं जो लिख रहे हैं गज़लें, और लेकिन एक थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है अब सिंगर्स का। बहुत सारे जो आजकल नंबर्स आते हैं सामने तो वो हम लोग देखते हैं कि कंपोज बाय वो इसी सिंगर का होता है और लिरिक्स बाय उसी सिंगर का होता है, खुद ही वर्ड्स लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही गाते हैं। तो ये एक दुनिया में तो ट्रेंड था, जैसे यूएस वगैरह में, यूरोप में जो सिंगर्स होते थे वो अपने खुद ही अपने नंबर्स लिखते थे, गाते थे, कंपोज करते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मौसीकी इतनी वास्ट है, इतनी उसकी वैरायटी इतनी है, तो सिंगर जो होता था वो सिंगिंग पे फोकस करता था,
शायर जो है वो खूबसूरत पोइट्री पे फोकस करता था। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर जो होता है वो अब हर आदमी जो है उसको अल्लाह ताला ने एक अच्छी आवाज़ नहीं दी होती, लेकिन नॉलेज और स्किल्स तो होती हैं, तो वो फिर म्यूज़िक डायरेक्शन की तरफ आते थे। तो वो फिर ऐसा ऐसा काम करते। बज़मी साहब ने कैसा कैसा काम दिया है पाकिस्तानी इंडस्ट्री को। और उसी तरह और बहुत सारे जो मास्टर अब्दुल्ला है, नज़ीर अली साहब हैं, दूसरे एम अशरफ साहब ने बहुत सारा। तो म्यूज़िक डायरेक्टर उसको बनाता था, हिंदुस्तान में भी ये था, पाकिस्तान में भी। शायर लिखता था और सिंगर अपनी पूरी जो अपना पूरा टैलेंट था गाने का, एक्सप्रेशंस का, वो उस पर फोकस करते थे। तो मैं समझता हूँ वो जो प्रैक्टिस है और थी, वो ज़्यादा उससे बड़ी माइलस्टोन बन के निकलते हैं, एवरग्रीन्स गाने बन के निकलते हैं। उस तरह के जो गाने आप 70s के, 60s के, 50s के आज भी हम सुनते तो दिल एकदम ऐसे हो जाता है कि यार ये गाना हाँ क्या गाना। अब जो ट्रेंड है उसमें अपीलिंग तो होता है, लेकिन उनकी लाइफ वो लॉन्ग नहीं रह गई। जाहिर है वो सेल्फ डन वेल डन। अपने लिखे हुए कलाम को आप कहेंगे ये तो अच्छा है, तो इसको आप मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब 3-4 मुख्तलिफ लोगों का हुनर मिलता है और अपने अपने शोबे का एक अलग नॉलेज और पस मंज़र है और अलग हुनर है, तो वो हुनर मिलके फिर जो एक चीज़ सामने आती है उसमें बहुत सारे लोगों की सलाहियतों का वो मजमुआ होती है। अब जो गालिब ने लिखा है वो मैं तो नहीं लिख सकता, सीधी सी बात है। तो वो आई थिंक उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब कि पाकिस्तान में आप ये जानशीन मेहदी कामरान मेहदी साहब जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक दफ़ा फिर हमारे सब लिसनर्स के साथ। कोशिश कर रहे हैं रिवाइवल ऑफ गज़ल इन पाकिस्तान। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इजाज़त आपसे भी लेंगे कामरान मेहदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और आपकी इज़्ज़त अफजाई का कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, तो आपने याद रखा है हमें, और हमारे नाजरीन से जो है आपकी मुलाकात इस दफ़ा भी इस टूर में भी हो गई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि आपकी गज़ल के जो कोई भी आप हमें सुनाना चाहें उसी के साथ हम रुखसत लें। अपने देखने वालों से भी ख्याल रखिएगा अपना बहुत, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक मेरी कंपोजिशन थोड़ी सुनाता हूँ। इंसान की अना का मुकाम दिखाया कि ख्वाबों में तेरे घर मेरी ख्वाहिश नहीं होगी। अब तक तो शायरों ने कहा जी तुम हमें चाहो या ना चाहो हम मर गए लुट गए, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं होगी, मुझसे तेरी आंखों की परस्तिश नहीं होगी। तो इंसान की अना का मुकाम दिखाया। फरज शहजाद साहब की गज़ल ये, ख्वाबों नहीं होगी, मुझसे तेरी आँखों की परस्तिश नहीं होगी। ख्वाबों में तेरे घर मेरी ख्वाहिश नहीं होगी, मुझसे तेरी आँखों की परस्तिश नहीं होगी। ख्वाबों में तेरे। अब देखिए फ़र्क इसका शेर का आना जो एक्सट्रीम पे है। आवाज़ मेरी बैठ तो सकती है थकन से, आवाज़ मेरी बैठ तो सकती है
थकन से आवाज मेरी बैठ तो सकती है थकन से, लहजे में मगर मेरे लहजे में मगर मेरे गुजारिश नहीं होगी मुझसे तेरे आँखों की परस्तिश नहीं होगी।